हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों की एटी ग्रेड के लिए मैं प्रैक्टिस सेट कॉमर्स के लेकर के आ रही हूँ, जो कि आप लोग की यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है। उसमें जो भी प्रैक्टिस सेट्स दे रखे हैं वो सारे ही क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेकर के आ रही हूँ। और ये सुपर फास्ट तरीके से चल रही हैं आपकी, जिससे कि हम स्पीड से जितने भी प्रैक्टिस सेट है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अब आप प्रैक्टिस करें। सिलेबस लगभग आप लोग का कंप्लीट हो चुका होगा। दिसंबर में आपका एग्जाम है, आपको ऑलरेडी पता है। जो भी चीज़ें नहीं कंप्लीट उनको जल्द से जल्द कंप्लीट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपके कि कम टाइम में आप क्वेश्चंस को जल्दी से पढ़ें और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ सकें। उसके लिए तभी वो पॉसिबल होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा अब आपको पता ही है कि केवीएस की भी वैकेंसी आप लोग की आ चुकी है, एनवेस की भी वैकेंसी, दोनों की कॉमर्स की वैकेंसी भी आई हुई है, पीजीटी की। तो दोनों में ही आपको फॉर्म फिल भी करना होगा। उसके अलावा एमआरएस की तैयारी भी आप लोग की चल ही रही होगी। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए अब प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीरियस हो जाइए। जो भी कैंडिडेट्स अभी तक बहुत लाइटली ले रहे थे, अब सारी चीज़ों को आपको कवर करना है, तो सबको लेकर के साथ में चलना है। तो एक प्रैक्टिस आपके सभी के लिए यूज़फुल होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर इससे प्रीवियस वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं, तो ज़रूर से देख लीजिएगा, आगे भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ आएँगी। आइए शुरू करते हैं। इसमें 75 क्वेश्चंस तक ऑलरेडी मैं आप लोग को सॉल्व करवा चुकी हूँ। अब हम 76 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनहित का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय स्टेट बैंक, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनहित तो साख का नियंत्रण मेनली कौन करता है? तो इतना समझ लीजिए, जो साख होती है यानी क्रेडिट कंट्रोल का काम किसका होता है? तो वो रिजर्व बैंक का रहता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है, जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही इसको कंट्रोल करता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। और अगर ये बुक आपको परचेज करनी हो तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा या टैग प्रोडक्ट में देखिएगा, तो वहाँ मिल जाएगा। आप वहाँ से इस बुक को परचेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है? सरकार का एजेंट, नोट निर्गमन, साख नियंत्रण, इनमें से सभी। तो केंद्रीय बैंक जो होता है वो मेनली जो काम करता है या मेन उसका काम होता है, तो जितने भी ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, अगर हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो ये सभी काम कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। नोट निर्गमन भी करता है, सरकार का एजेंट भी है, साख नियंत्रण भी है। लेकिन इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम की अगर हम बात करेंगे, तो साख का कंट्रोल करना, नियंत्रण करना जो होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। लेकिन साथ-साथ एजेंट के तौर पर और नोट निर्गमन भी इम्पोर्टेंट है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा, ये सभी कार्य करता है। क्योंकि कुछ प्राइमरी काम होते हैं और कुछ आपके सेकेंडरी होते हैं। तो प्राइमरी काम के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर ये तीनों ही काम उसके प्राइमरी उसमें आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले बाजार की क्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशंस निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? आय नीति का, साख नीति का, राजकोषीय नीति का, श्रम नीति का। तो यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो होते हैं वो किस नीति का अंग होंगे? वो हो जाते हैं साख नीति का, क्रेडिट कंट्रोल का। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक सामान्यता देता है, जो अब वर्ल्ड बैंक होता है वो जनरली किस टाइप का यहाँ पर लोन देता है? अल्पकालिक देता है, दीर्घकालिक, मध्यम दीर्घकालिक ऋण या फिर मध्यकालिक ऋण। तो जो वर्ल्ड बैंक होता है वो किस तरह का लोन देता है? तो मेनली अगर हम बात करें तो वो किस तरह का देगा? मध्य एवं दीर्घकालीन ऋण देता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। यानी कि जो आपका हाँ, जो मेनली होते हैं लोन, थ्री टाइप्स के होते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, मीडियम टर्म होता है और लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक होता है वो मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना डैश में हुई थी? लंदन सम्मेलन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, रोम सम्मेलन और बर्लिन सम्मेलन। तो यहाँ पर जो आपका आईएमएफ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, शॉर्ट में इसको आईएमएफ बोला जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी जो स्थापना हुई थी वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। वे भी क्वेश्चन आता है ये कब हुआ था? तो ये सम्मेलन जो हुआ था वो 1944 में हुआ था और स्थापना की अगर बात करें तो 1945 में हुई थी। तो ये जो दोनों ही क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। अगर सम्मेलन पूछा जाएगा तो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था और आईएमएफ की स्थापना जो हुई थी 1945 में हुई थी। अच्छा, दो संस्थाएं ऐसी हैं जो तब बनी थी। दूसरी संस्था कौन सी बनी थी उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए कि आईएमएफ के साथ साथ दोनों को भाई भी कहा जाता है। दोनों के इसके साथ-साथ दूसरी संस्था कौन-सी बनी थी? नेक्स्ट है, विधिग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे सामान्य जनता स्वीकार कर लेती है, जिसके विरुद्ध चेक जारी किए जा सकते हैं, सरकार द्वारा वैधानिक स्वीकृति दे दी जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया जाता है। तो विधिग्राह्य मुद्रा जो होती है उसको मेनली क्या कहा जाएगा? तो वो हो जाती है सरकार द्वारा वैधानिक स्वीकृति दे दी जाती है। जैसे कि गवर्नमेंट अगर ये कहती है कि ये मुद्रा जो है ये लीगल है, इसको लिया जा सकता है, जैसे कि आप
नोट है, नोट कोई व्यक्ति किसी को देने से या कोई व्यक्ति लेने से इनकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सरकार द्वारा इसे मान्यता प्राप्त है, वैधानिक रूप से ये लीगली क्या है, एक्सेप्टेबल है। अगर आप देखेंगे तो उसपे लिखा भी होता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। और मुद्रा जो होती है, मनी आपकी कई टाइप की रहती है, सांकेतिक मुद्रा होती है, प्रतिनिधि मुद्रा होती है, सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मार्शल को, रॉबिन्स को, एडम स्मिथ को, इनमें से कोई। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? हम एडम स्मिथ को कहते हैं। एडम स्मिथ ने किस टाइप की डेफिनेशंस दी थी? तो उन्होंने वेल्थ वाली दी थी, धन संबंधी जो थी, वो वाली डेफिनेशंस दी थी। उन्होंने माना था कि धन ही जो होता है, जो मनी जो होती है, वो सेंटर होती है अर्थशास्त्र का या पूरी इकोनॉमी का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। यदि मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होती है तो यह दर्शाया, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मांग वक्र हम बनाते हैं वो दाहिनी ओर विवर्तित हो रहा है, तो उसमें उसका मीनिंग क्या होगा? मांग में वृद्धि, मांग में कमी, पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में कमी। तो अगर मांग वक्र जो आपका डिमांड कर्व होता है, जैसे कि इस तरह से आप डिमांड कर्व बनाते हैं, तो ये आपका दाहिनी ओर क्या हो रहा है, विवर्तित हो रहा है। तो किस चीज़ को दर्शाएगा? तो वो हो जाता है कि मांग में वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये साइड से यहाँ पर से ऊपर जाने लगेगा तो हम ये मानते हैं कि जो डिमांड है वो हमारी बढ़ रही है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसी बाजार व्यवस्था जहाँ विक्रेता की संख्या कम हो, उस बाजार का नाम क्या है? पूर्व प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? विक्रेता, यानी कि जो सेलर होगा वो उसकी एक नहीं बोला है, ये कहा है कि कम होती है। तो कम किस तरह की प्रतियोगिता में? तो पूर्व प्रतियोगिता में तो क्या होता है? असंख्य मात्रा में क्रेता और विक्रेता दोनों होते हैं। एकाधिकार में केवल एक ही व्यक्ति ही होता है। जो अल्पाधिकार होता है उसमें क्या रहेगा कि बहुत अधिक संख्या में नहीं होते लेकिन एक से ज़्यादा होते हैं, तो वो आपका अल्पाधिकार हो जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। आभास लगान की अवधारणा दी गई थी। यहाँ पर कह रहा है जो आभास लगान है वो किसने दिया था सिद्धांत? रॉबिन्सन ने, पिगू ने, मार्शल ने, सैमुअल्सन ने। आभास लगान जो है काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है इसमें। तो यहाँ पर जो आभास लगान की अवधारणा थी वो मार्शल के द्वारा ही दी गई थी। करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन सी। और इसके अलावा जो लगान की अवधारणा है वो किसने दी है? वो रिकार्डो ने दी है। तो सबको याद रखिएगा कि कौन-सा सिद्धांत किसने दिया है। नेक्स्ट है तरलता पसंदगी का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लिक्विडिटी की यहाँ पर बात हो रही है। केने ने, कार्ल मार्क्स ने, जेबीसे ने, कीन्स ने। तो सबको पता है तरलता पसंदगी की जब भी बात आएगी तो वहाँ पर किसका नाम आ जाएगा? कीन्स का आ जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन वस्तुएं क्या होती हैं? निम्न श्रेणी की हैं, सामान्य वस्तुएं हैं, आवश्यक हैं, निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी है। तो गिवन वस्तुएं जो होती हैं, इस ये आपकी जो मांग का नियम का एक अपवाद की तरह आती हैं ये गिवन वस्तुएं, जो बहुत ही निम्न कोटि की होती हैं और जैसे ही किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, वो तुरंत ही उन वस्तुओं को यूज करना छोड़ देता है और उनसे अच्छी वस्तुओं की तरफ मूव कर जाता है। तो यहाँ पर कौन सी वस्तुएं होती हैं? निम्न श्रेणी की होती हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हाँ, निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी, यहाँ पर ये वाला जो होगा ए नहीं होगा, यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा आपका, कि उनकी एक अलग ही अलग कैटेगरी एक तरह से होती है कि सबसे बेकार वाली क्वालिटी की जो होती हैं, तो वो वस्तुएं आती हैं। जब आपकी आय कम होगी तो आप उनको खरीदते हैं, जैसे कि मोटा चावल होता है। जब आय कम होती तो आप उसे जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती जाती है तो क्या होता है, आप उससे अच्छी क्वालिटी की चीज़ों पर क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट जो उसके अच्छे होंगे या फिर जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं अब उसकी तरफ जाने लगते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा और ये मांग के नियम का बहुत बड़ा अपवाद भी है। नेक्स्ट है ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत जिस संस्था का निर्माण नहीं हुआ वो कौन-सी है? विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व व्यापार संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो अभी मैंने आप लोग को बताया ही था इसके बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तो आपने वहीं पर देख लिया था उस क्वेश्चन में। विश्व बैंक जो था, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये दोनों साथ में ही बने थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की भी वही सेम डेट ही है। लेकिन विश्व व्यापार जो संगठन था, डब्ल्यूटीओ जिसे कहा जाता है, वो तब नहीं बना था। जो डब्ल्यूटीओ है, वो कैसे बना था? जो गैट था आपका, उस गैट को ही रिप्लेस किया था किसने? डब्ल्यूटीओ ने। तो ये आपका बाद में बना था, ना कि उसके साथ बना था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में अधिकतम बेरोजगारी का स्वरूप क्या है? तकनीकी है, चक्रीय है, प्रतिरोधात्मक है, संरचनात्मक है। तो हमारे इंडिया में जो ज़्यादातर बेरोजगारी का प्रकार देखने को मिलता है वो किस तरह का है? वो संरचनात्मक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि देखने में तो लगता है कि लोग रोजगार में लगे हुए हैं, जैसे कि जब फसल का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा लोग आपको दिखेंगे खेत में लगे हुए। इतनों की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती लेकिन तब भी लगे हैं। तो वहाँ पर और जैसे ही क्या होगा फसल का टाइम चला जाएगा तो भी वहाँ पर काम में वो लगे तो रहते हैं,
लेकिन क्या होगा वो रोज़गार नहीं होता उनका। तो यहाँ पर छिपी हुई बेरोज़गारी, प्रछन्न बेरोज़गारी या फिर संरचनात्मक बेरोज़गारी कहलाती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन उद्योग को संरक्षण प्रदान करने की नीति का आधार है मुक्त व्यापार, निर्माण संचालन हस्तांतरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र, शिशु उद्योग तक। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो जो नए इंडस्ट्रीज लगाई जा रही होती हैं तो उनको सेफ्टी देना, एक तरह से संरक्षण देना जिससे कि वो आगे बढ़ सकें, पनप सकें। तो उसकी नीति जो होती है वो क्या कहलाती है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो उससे नाम से ही क्लियर हो रहा है। इस तरह से नवीन उद्योग जैसे बच्चा होता है, छोटा-सा होता है ना, तो उसी तरह से कोई नया उद्योग आप लगा रहे हैं तो वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग की फेज़ में है, तो शिशु उद्योग तक है। ये एक आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया है? संयुक्त राष्ट्र संगठन ने, मकबूल उल हक ने, अमर्त्य सेन ने, जीन रेज ने। तो यहाँ पर जो आपका मानव विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे एचडीआई शॉर्ट में बोलते हैं, इन्होंने किसने बनाया था? जो मकबूल उल हक थे उन्होंने बनाया था। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। इसमें 3 चीज़ें मेनली आती हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। ये 3 चीज़ें इससे रिलेटेड होती हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? M1, M2, M3, M4। तो यहाँ पर मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक ये चारों ही क्या है? मुद्रा आपूर्ति की माप हैं। अलग-अलग तरह टाइप की जो होती है इसमें शामिल की जाती है। सिर्फ बैंक से है या बैंकों में सावधि जमा जो होती है, जनता के पास मुद्रा जो होती है, तो सबसे सरल वाली जो है, सबसे लिक्विडिटी वाली जो है, तो वो आपकी ए वाला ऑप्शन में ही है। इसमें कौन-कौन सी आ जाएगी? इसमें जनता के पास जमाएँ होती हैं या फिर जो बैंकों में जमाएँ होती हैं, बचत में खाते में वो शामिल की जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। और ये बाकी M2, M3, M4 की डेफिनेशन भी देख लीजिएगा, ये भी एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीन्स के रोज़गार सिद्धांत का मूल बिंदु है, समग्र माँग है, समग्र पूर्ति है, प्रभावी माँग है, प्रभावी पूर्ति है। तो कीन्स के रोज़गार सिद्धांत जो है, उसका मेन बिंदु क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर का मूल बिंदु जो है वो प्रभावी माँग है। जितनी ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव डिमांड होगी, वो डिपेंड करता है उसी के अकॉर्डिंग आपका रोज़गार का सिद्धांत जो उन्होंने दिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? व्यापार तथा प्रशुल्क के समान समझौते के परिणामस्वरूप, यूएनओ के स्थापित होने के परिणामस्वरूप, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणामस्वरूप, इनमें से कोई नहीं। अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया ही है, जो आईएमएफ है, उसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी या किसके साथ हुई थी? तो ये आपका जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, उसके परिणामस्वरूप ही हुई थी या उसके बाद हुई थी? करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। कब हुआ था? 1944 में हुआ था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ये सारी डेट्स याद रखिएगा, एग्ज़ाम में डेट्स भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन-सा कार्य राजकोषीय नीति से संबंधित नहीं है? आवंटन कार्य है, वितरण कार्य है, उत्पादन कार्य है, स्थिरीकरण कार्य है। तो कौन-सा राजकोषीय नीति? ये जो मौद्रिक नीति होती है आपकी, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, वो याद रखिएगा कि कौन जिसको चलाता है, इसको आरबीआई मैनेज करता है। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इसको मैनेज करता है। और जो राजकोषीय नीति होती है, फिस्कल पॉलिसी जिसे बोला जाता है, इसको सरकार जो गवर्नमेंट होती है वो चलाती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसी से रिलेटेड कह रहा है कि कौन-सा इससे संबंधित नहीं है, कौन-सा कार्य इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं, उत्पादन कार्य जो होता है वो इससे रिलेटेड नहीं है, बाकी आवंटन, वितरण और स्थिरीकरण तीनों ही इसी से रिलेटेड हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड जो है वो ऋण प्रदान करता है, किस तरह का ऋण देता है? कृषि क्रियाओं के लिए, कृषि क्रियाओं व ग्रामीण विकास के लिए, हस्तशिल्प व अन्य शिल्प के लिए, इनमें से सभी के। तो नाबार्ड जो ऋण देता है वो किस तरह का ऋण देता है? तो मेनली नाबार्ड का काम होता है कृषि क्रियाओं व ग्रामीण विकास के लिए, इसकी फुल फॉर्म ही यही है। नाबार्ड जो ऋण देता है कृषि क्रियाओं के लिए भी, कृषि क्रियाओं व ग्रामीण विकास के लिए भी और हस्तशिल्प के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि ये तीनों ही क्रियाओं के लिए नाबार्ड जो होता है वो ऋण देता है। नेक्स्ट है, ब्याज तरलता के त्याग का पुरस्कार है, या कथन किसका है? मार्शल का, केन्स का, एडम फिशर का, और उसमें से किसी का भी नहीं। तो यहाँ पर ये जो ब्याज तरलता के त्याग का पुरस्कार ये किसने कहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये एग्ज़ाम टीजीटी और पीजीटी के में ऑलरेडी पूछा गया है और आपके एग्ज़ाम में भी आने के बहुत से चांसेस हैं। ये कथन किसने दिया था? तो ये दिया था कीन्स ने। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड प्रॉब्लम इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ पर ये आपकी एक बुक का नाम दे रखा है, इसके लेखक कौन है? राधा कमल मुखर्जी, राधाकृष्णन, चौधरी चरण सिंह, रामसू।
तो इस पुस्तक के या बुक के लेखक कौन हो जाएँगे? तो अब राधा कमल मुखर्जी हो जाएँगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। किससे रिलेटेड है? तो नाम से ही क्लियर हो रहा है। इंडिया में किस तरह से ये लैंड प्रॉब्लम है, उसी से रिलेटेड है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता जो एक उपभोक्ता प्राप्त करता है या वस्तु से है। यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, जो कि एक उपभोक्ता को मिलती है, वो किससे रिलेटेड है? उसकी कुल उपयोगिता में परिवर्तन जो एक वस्तु के उसके ढेर में एक इकाई के योग के परिणामस्वरूप होता है। एक विशेष वस्तु से प्राप्त उपयोगिता, एक वस्तु के मूल्य में एक परिवर्तन के कारण प्राप्त उपयोगिता में परिवर्तन। जब वह एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ खरीदता है, तो उसकी कुल उपयोगिता में आया परिवर्तन। तो यहाँ पर जो सीमांत उपयोगिता होती है, जब आप किसी भी चीज़ का उपयोग कर रहे होते हैं, तो उसमें जब एक अतिरिक्त इकाई जब आप लेते हैं, यानी कि 100 है अगर, तो आपने एक अतिरिक्त इकाई इकाई जो 1 ली है, इससे आपको जितनी यूटिलिटी मिल रही होती है, वो सीमांत उपयोगिता कहलाती है। यहाँ अगर ऑप्शंस की अगर हम बात करें, तो डी वाला सही हो जाएगा कि वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ जो खरीदी जाती हैं, वही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उपभोक्ता की बजट रेखा का एक निरपेक्ष मानचित्र पर एक समानांतर स्थिति से दाहिनी ओर जाना दर्शाता है कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो उपभोक्ता की बजट रेखा होती है एक निरपेक्ष मानचित्र पर जब हम उसका एक फिगर बनाते हैं तो एक समानांतर रेखा जो होती है उसका दाहिनी ओर की तरफ जब जो वो राइट साइड की तरफ जाने लगती है तो क्या चीज़ दर्शाता है पढ़े का मूल्य गिरा है एक पढ़े के लिए उपभोक्ता की पसंद में परिवर्तन आया है उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई है कराधान दर में वृद्धि हुई है तो यहाँ पर किस चीज़ क्या चीज़ को दर्शा रहा होगा तो वो हो जाता है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई है। तो बजट रेखा की बात हो रही है, बजट किससे बनता है? आय वैसे ही तो बजट बनता है। तो सिंपल सी बात है, जब जो कस्टमर होता है उसकी आय बढ़ जाती है तो क्या होगा? वो चीज़ें अच्छी क्वालिटी की खरीदने लगेगा। ऐसी चीज़ों को भी खरीदेगा जो आरामदायक होती हैं, लग्ज़रियस जो आइटम्स होते हैं उनकी तरफ खरीदने लगता है। तो क्या होता है वो एक इससे उसकी जो बजट रेखा होती है वो समानांतर से दाहिनी ओर खिसकने लगती है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है मुद्रा परिचालन को कम किया जाता है इसके द्वारा। वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्त आयोग, योजना आयोग। तो मुद्रा परिचालन जो होता है यानी कि मनी जो होगी कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गई है या कम मात्रा में हो गई उसको कंट्रोल करने का काम मेनली कौन करता है? आपको पता ही है कि मुद्रा निर्गमन का कार्य जो होता है भारतीय रिज़र्व बैंक का होता है और साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी जो बनती है, जो मौद्रिक नीति बनती है वो भी कौन बनाता है? भारतीय रिज़र्व बैंक ही बनाता है। तो पूरी तरह से ये उसके कंट्रोल में रहती है और वो किस तरह से कंट्रोल करती है तो उसके 2 मेथड होते हैं आपको पता ही है। जो चयनात्मक साख नीतियाँ होती हैं या फिर जो परिमाणात्मक वाली होती हैं, वो दोनों मेथड्स होते हैं। जिसमें कि आपकी एसएलआर आ जाती है, जो कैश रेशियो आता है, कैश रिज़र्व रेशियो आ जाता है, लिक्विडिटी रेशियो आ जाता है या फिर ओपन मार्केट है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, उनके माध्यम से कंट्रोल जो आरबीआई होता है, वो इस पर कर सकता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की है। आईएमएफ, आईडीए, आईएफसी, एडीबी। मीन्स कहने का ये है कि जो विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक होता है वो ईज़िली जहाँ से ऋण को लिया जा सकता है वो कौन-सी इसकी संस्था है। ईज़िली वहाँ से ऋण लिया जा सकता है तो वहाँ पर वो कौन-सी संस्था होती है वो आईडीए हो जाती है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? यहाँ पे कह रहा है नाबार्ड जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? जनता को ऋण प्रदान करना, जनता से जमा स्वीकार करना, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना, सरकारी प्रतिभूतियों में सौदा करना। तो नाबार्ड जो है मेनली जो बनाया गया है, वो किस लिए बनाया गया है? ये एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। तो ये किस क्षेत्र से रिलेटेड ही ऋण देगा या मेन काम करेगा? तो इसका मेन काम हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं और जो आरआरबीज़ होते हैं उनको ऋण देना। यानी कि जो कमर्शियल बैंक हैं और ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो आपके आरआरबीज़ होते हैं, जिन्हें रीजनल रूरल बैंक कहा जाता है, उनको ये ऋण प्रदान करता है जिससे कि यहाँ पर विकास के कार्य, कृषि कार्यों के लिए हेल्प कर सकें या फिर योजनाएँ चला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकी लेखक जल हीरा विरोधाभास को सुलझा नहीं पाए क्योंकि वे भेद नहीं कर सके। एयू यानी कि जो एवरेज यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है और जो टोटल यूटिलिटी होती है और जो मार्जिनल जो कॉस्ट होती है उसके बीच में। जो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और इज़ इक्वल टू यहाँ पर क्या रहेगा माइनस में आपकी क्या चीज़ आएगी उसको पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम क्लासिकल लेखक की बात करें यानी कि जो परंपरागत अर्थशास्त्री थे उनकी अगर हम बात करें तो एयू तथा एमयू के बीच में एमयू तथा टीयू, एयू तथा टीयू या एमयू तथा एमसी तो किसके बीच में उनको डिफरेंस नहीं रहा तो वो हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी और जो टोटल यूटिलिटी होती है उसके बीच में। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सही कथन है
यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, सॉरी 3 हैं, चौथा तो उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो कौन से यहाँ पर स्टेटमेंट है कि आय में वृद्धि होने पर माँग में वृद्धि हो जाती है। आय में वृद्धि होने पर माँग में विस्तार होता है, माँग में कोई परिवर्तन नहीं होता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ये कौन-सा करेक्ट कथन है? तो जो पहला वाला पॉइंट कह रहा है कि आय में जब आय बढ़ती है तो माँग भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब हमारी आय में वृद्धि होगी तो हम डिमांड भी ज़्यादा करने लगते हैं, तो यही वाला क्या है हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मांग वक्रों में से कौन-सा एक स्थिर लोच वाला वक्र नहीं है? रैखिक है, आयतीय अतिपरवलय है, क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर है। तो यहाँ पर कौन-सा एक स्थिर लोच वाला वक्र नहीं है जो आपके ऑप्शंस में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो आपका ये इसको हाइपरबोला भी बोलते हैं। ये वाला जो आयतीय अतिपरवलय होता है, तो स्थिर लोच वाला वक्र नहीं होता यानी कि एक फिक्स्ड फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं होती। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब मांग वक्र x के समानांतर एक सीधी रेखा के रूप में होता है तो ये बताता है कि मांग की लोच। यहाँ पर कह रहा है कि जब एक सीधी ये आपकी इस तरह से जब एक सीधी समांतर रेखा हो रही है तो वहाँ पर मांग की लोच जो होती है वो किस तरह की होगी? शून्य है, इकाई से कम है, इकाई से अधिक है, अनंत है। तो इस तरह की सिचुएशन में तो क्वेश्चन में ही आंसर ही दे रखा है, कोई सा आंसर छुपा हुआ है, यहाँ पर आपका फिगर ये बना हुआ है इसका मतलब क्या होता है इन्फिनिट हो जाता है, अनंत हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये एक्चुअल में नहीं होती है, काल्पनिक ही होती है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होकर भी जो माँग जो होती है वो बहुत अधिक बढ़ या घट जाती है। तो ये वाला जैसे कि ये माँग आपकी सॉरी यहाँ पर माँग अगर बी थी, बी से तो प्राइस हो जाएगा। माँग बी थी तो यहाँ पर बी1 हो गई या फिर आपकी बी2 हो गई या डी डी लिख सकते हैं डी1, डी2 हो गई आपकी। तो वो क्या हो जाएगा कि पूरी तरह से एक काल्पनिक होगा, ओरिजिनल नहीं हो सकता कि आपकी प्राइस में कोई चेंजेज़ ही ना है, फिर भी माँग बहुत बहुत ज़्यादा घट जाना या बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उपभोक्ता के रूप में आप ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएँ खरीदेंगे, उत्पादन लागतें कम करेंगे, अधिक से अधिक वस्तुएँ बनाएँगे, उपभोक्ता को अधिकतम करेंगे। तो अगर आप एक कस्टमर हैं, तो आप किस तरह से क्या चीज़ें अपने इसमें रखेंगे या क्या पॉलिसीज़ आपकी रहेंगी, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे उपयोगिता को यूटिलिटी जो हमारी है, हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है ना कि आप अधिक भी पेमेंट करने को तैयार होते हैं, अगर आपको संतुष्टि ज़्यादा मिल रही होती है। यूटिलिटी क्या होता है कि जब आप एक इकाई को, एक यूनिट को कंज़्यूम करते हैं, तो उससे जो आपको को संतुष्टि मिलती है, वो आपकी यूटिलिटी कहलाती है। तो जिस चीज़ से आपको जितनी ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, उतना ही ज़्यादा आप उसके लिए पे करने को भी तैयार रहेंगे। तो उपयोगिता को अधिकतम करना। तो एक आंसर ऑप्शन डी है। समोत्पाद वक्र का जो ढाल होता है, वो क्या मापता है? प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, पैमाने के प्रतिफल, घटते सीमांत प्रतिफल, सीमांत उत्पादन का अनुपात। जो समोत्पाद वक्र होता है, यानी कि जो वस्तुओं को उत्पादित करो उसका इस तरह का संयोजन बनाना जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिल सके, वो समोत्पाद वक्र कहलाता है। तो यहाँ पर जो कह रहा है उसका ढाल जो होता है वो किस चीज़ को मापता है? तो उसका ढाल जो मापेगा वो हो जाता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। इसको रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है और बहुत क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है आयताकार अतिपरवलय वक्र की लोच बराबर होती है 1 के, 1 से कम, 1 से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो किस तरह की होती है? इसकी वक्र की लोच जो होती है तो वो हो जाएगी 1 के, वक्र की लोच बराबर होती है 1 के। यानी कि जितना परिवर्तन आप करेंगे उतना ही ऐसे कीमत में जितना परिवर्तन होगा उसी के अकॉर्डिंग माँग में भी चेंजेस हो जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन-सा कार्य प्रबंधक का कार्य नहीं है? नियोजन, नियुक्तिकरण, सहयोग या फिर नियंत्रण? तो इसमें से कौन-सा कार्य नहीं होगा मैनेजमेंट का? नियोजन भी होता है, नियंत्रण भी करना होता है और इसमें से जो नियुक्ति करना यानी कि स्टाफिंग करना या फिर सहयोग करना। तो स्टाफिंग काम जो होता है वो प्रबंधक का रहेगा, सहयोग यहाँ पर जो है वो नहीं रहेगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। इसमें होता है सामंजस्य बैठा करके लोग समन्वय होता है। अगर समन्वय लिखा होता, कोऑर्डिनेशन होता तो यहाँ पर ये वाला करेक्ट होता कि ये कार्य होता है, सहयोग करना कार्य नहीं होता। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है प्रबंध एक क्या है? कला है, विज्ञान है या फिर दोनों हैं? तो यहाँ पर प्रबंध जो होता है वो क्या रहेगा? प्रबंध कला और विज्ञान आपका दोनों ही होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन-सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? लाभ अर्जित करना, लेखों का अंकेक्षण करना, रोज़गार उपलब्ध कराना, नीति निर्धारण करना। तो कौन-सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं होता? तो यहाँ पर लाभ अर्जित करना भी है, रोज़गार उपलब्ध कराना भी, नीति निर्धारण करना भी। लेखों का अंकेक्षण करना, अंकेक्षण का काम जो होता है वो प्रबंध का नहीं होता, वो तो अंकेक्षक का काम होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्धारण कार्य है उच्च स्तरीय प्रबंधकों का, मध्य स्तरीय प्रबंधकों का, परिचालन प्रबंधक का, उपरोक्त सभी का। तो पॉलिसी डिसाइड करना, निर्धारित करना,
पॉलिसी बनाने का काम जो होता है, वो किसका होगा? वो आपके जो उच्च स्तरीय प्रबंध होते हैं, जो टॉप लेवल होता है मैनेजमेंट का, वो ही मेनली जो होते हैं नीतियों का निर्धारण करते हैं। बाकी के जो नीचे के लेवल होते हैं, वो उसको मध्य स्तरीय क्रियान्वित करने का काम करते हैं और जो परिचालन ऑपरेटिंग वाले होते हैं, वो एक्चुअल में उस काम को करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समन्वय है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो समन्वय होता है वो क्या रहेगा? प्रबंध का कार्य है, प्रबंध का सार है, प्रबंध का उद्देश्य इनमें से कोई नहीं। तो जो समन्वय होता है उसको प्रबंध का सार बोला जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। वैसे तो प्रबंध का एक कार्य भी होता है लेकिन इसको मेनली जो बोला जाता है प्रबंध का सार बोला जाता है। तो अगर समन्वय कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा है तो मैनेजमेंट जो होगा वो अपने जो भी उसने ऑब्जेक्टिव्स या फिर जो लक्ष्य डिसाइड किए होंगे, जो गोल्स होंगे उसको ईज़िली अचीव कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रबंध में लगे प्रबंधकों का संगठन है एआईएमए है, आईसीएआई है, यहाँ पर सी ऑप्शन में जो आपका रहेगा वो आईबीए हो जाएगा और जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि भारत में प्रबंध में लगे प्रबंधकों का जो संगठन है वो क्या रहेगा? तो वो आपका एआईएमए हो जाता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं, ये कथन है। कार्टर का है, हेराल्ड कुंडज का है, एमजैनी न्यूपोर्ट का है, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है, आपसे पूछ रहा है ये किसकी दी हुई है, तो ये हो जाती है हेराल्ड कुंटज की। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी है और डेफिनेशंस आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर जो था, पीआईक्यूज़ मैंने आप लोग को सॉल्व कराया, वहाँ पर भी पूछी गई थी। तो ज़रूर से देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स और जितनी भी डेफिनेशंस इन प्रैक्टिस सेट्स में आ रही हैं, उनको भी ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको ये परचेज़ करना है, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको बुक को परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, सार्वभौमिक, लोचपूर्ण, संपूर्ण, व्यवहारिक। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो कौन नहीं है? वो संपूर्ण नहीं है। तो क्योंकि अलग-अलग जो शास्त्री हैं, उन्होंने अलग-अलग सिद्धांत दिए हैं, तो वहाँ पर ये है कि हर सिद्धांत में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी है, उसी को रेक्टिफ़ाई करने के लिए दूसरे ने सिद्धांत दिया, लेकिन उसने भी कुछ कमी किसी और ने निकाली, जिस तरह से वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार की जाती है? प्रयोगशाला में, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, ग्राहकों के अनुभव द्वारा, समाज वैज्ञानिकों द्वारा। तो जो प्रबंध के सिद्धांत हैं जो भी प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का है, जो प्रशासनिक प्रबंध का है या फिर जो हार्टथॉन प्रयोग हुए थे, ये सारे ही क्या हैं? प्रबंधकों के अनुभव द्वारा है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जो कि यूथ प्रैक्टिस सेट की बुक से था। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहाँ से हम प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी लोग इन वीडियोज़ को ज़रूर से देखिएगा। इसमें आपके जो जितने भी क्वेश्चन्स दिए रखे हैं इस बुक में वो सारे मैं आप लोग को सॉल्व कराऊँगी। ये क्वेश्चन्स काफ़ी अच्छे भी हैं और आपका पूरा सिलेबस को कवर किए दे रहे हैं तो आपका रिवीज़न बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर से करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपकी केवीएस की और उसकी एनवीएस की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, तो पीजीटी कॉमर्स में किस तरह की पोस्ट हैं, कैसी पोस्ट हैं, वो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। तो ज़रूर से देख लीजिएगा उस वीडियो को जिसमें कि सारी चीज़ें डिटेल में मैंने आप लोग को बताई हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।